नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों लगातार मेहनत करते रहना, अपनी मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ते रहना है और अपने मंजिल को पा लेना है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग 2 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों और इनसे संबंधित भी प्रश्न आप सभी को करवाए जाएंगे। क्लास में तो आप सभी को 50 क्वेश्चन होंगे, प्लस आप सभी को 50 के अलावा लगभग एक घंटे में 150 से 200 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न देख रहा है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था या कौन था दोस्तों? तो ये हमारा 129 था। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में जो है 2023 में भारत का जो है 130वां स्थान है। कौन सा है? 130वां स्थान भारत का है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 127वां, तो 2023 के अनुसार दोस्तों 127वां स्थान जो है ग्लोबल किसमें है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो है 127वां स्थान है। कौन सा? 127वां स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत का 127वां स्थान 2023 के अनुसार है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमारा 126 दिया है। 126 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है? सूचकांक में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? 126वां है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं खुशहाली सूचकांक। किसमें? खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों खुशहाली स्थान में हमारा 126वां स्थान ही है। 126वां स्थान है जो है विश्व खुशहाली सूचकांक में। विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान कौन सा है? ये हमारा 126वां है। बात करते हैं दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की 161 रैंक है। 161 स्थान पर प्रेस फ्रीडम के स्थान में जो है 161 स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न हमारा देगा, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? यहाँ पर ऑप्शन में देकर है कि दांत्र कोशिका अरक्तता या अतिस्राव, हीमोफोलिया या पुटीय तंतुमयता या स्टिक फिब्रोसिस या डाउन सिंड्रोम कह सकते हो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। दोस्तों ये हमारा गुणसूत्र संबंधी विकार है। डाउन सिंड्रोम जो है ये हमारा 21वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण 21वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण हमारा कौन सा सिंड्रोम होता है? हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। दोस्तों बात करते हैं 13वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण जो है 13वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण हमारा पटाऊ सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है? पटाऊ सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्तों? 13वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण पटाऊ सिंड्रोम होता है। यहाँ पर दोस्तों हीमोफीलिया की बात आई तो हीमोफीलिया को दोस्तों हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शाही रोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। शाही रोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब हीमोफीलिया रोग से जो प्रभावित व्यक्ति होता है दोस्तों, उसके शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो ब्लड का जो है स्राव बंद नहीं होता है। ये हमारा हीमोफीलिया की पहचान है। दोस्तों बात करते हैं इनीमिया, तो दोस्तों ये जो शरीर में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इनीमिया रोग हो जाता है। इसके लिए दोस्तों इनीमिया के लिए जो है टेबलेट्स सरकारी अस्पतालों में टेबलेट्स दी जाती हैं, प्लस जो है पालक हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से जो है इनीमिया रोग दूर हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि मांडवी सागर तट में स्थित है। मांडवी सागर तट कहाँ स्थित है? ये हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, गुजरात में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा की एक प्रसिद्ध नदी कौन सी है दोस्तों? महानदी है। कौन सी? महानदी दोस्तों कहाँ की है? महानदी दोस्तों ये हमारी उड़ीसा की है। कहाँ की है? महानदी हमारी उड़ीसा की है। बात करते हैं केरल की। दोस्तों केरल की हमारी कौन सी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल की जो है फेमस नदी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र की गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी
कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो है, महाराष्ट्र की गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी की नदी को जानते हैं। किस नाम से? वृद्ध गंगा नदी के नाम से। दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं? दोस्तों ये हमारी गोदावरी हो गई, गोदावरी। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है दक्षिण भारत की गंगा, किसकी? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा ये कौन सी नदी है? दक्षिण भारत की गंगा नदी ये कौन सी गंगा? दक्षिण भारत की गंगा हमारी कौन सी नदी कहलाती है? ये हमारी कहलाती है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और गोदावरी नदी को हम क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कन्फ्यूजन आज दूर हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम में यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कौन सा गलत या सही पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है कभी एग्जाम में कि हम सही पढ़ लेते हैं। देखा कि जो है यहाँ पर किन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में, राइट आंसर लगा दिया, वहाँ से चले आए। उसके बाद में देखा जब पड़ोसी ने पूछा कि क्या लगा क्या है, तो तुमने कहा कि हम तो लगा के सेकेंड है, एकदम सही है। तो कहेगा देखो बेटा ये यहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हारे मुख से निकलेगा ऑफ। ऑफ का मतलब 1.25 नंबर गया, इसलिए जो है इसलिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर हजारा राम मंदिर हम्पी में है, या केंद्री की गुफाएं महाराष्ट्र, या होसंग शाह का मकबरा दिल्ली में है, या कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये हमारे तीनों सही हैं। फर्स्ट जो है हजारा राम मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, राइट आंसर हो जाएगा। केंद्री की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये हमारे मुंबई में है। कंदरिया महादेव मंदिर ये भी हमारा कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। होसंग शाह का मकबरा ये कहाँ स्थित है? होसंग शाह का मकबरा ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये हमारा सुमेलित नहीं था, ये दिल्ली में नहीं है। दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। कहाँ? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इस जो है प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। और इसे हम ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से भी जानते हैं। किसकी? ये भी आप सभी को बता दिया, ताजमहल की भद्दी नकल। ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से हम इसको जानते हैं, बीबी के मकबरा को। ये कहाँ स्थित है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार स्थित है। किस नदी के जो है पूर्व की ओर मालवा पठार स्थित है? दोस्तों ये हमारी बात करते हैं क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा का पठार स्थित है। कहाँ स्थित है? मालवा के पठार पर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा जो है शहर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे हमारा जमशेदपुर। कौन सा है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे? ये हमारा स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। इस पर जो है हुंडेरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये हमारा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इंद्रावती बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी छत्तीसगढ़ की फेमस नदी। कौन सी? इंद्रावती जो है नदी फेमस है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर देगा मार्टिना हिंगिस टेनिस से एकदम सही है। उसेन बोल्ट तेज दौड़ से हैं, और माइकल फेल्प्स तैराकी से हैं, और टाइगर वुड्स ये स्नूकर से संबंधित नहीं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर है कि किसान विकास पत्र, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या गरीब कल्याण योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। वित्त मंत्रालय से नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है किसी ग्रह का रंग किस निम्नलिखित में से किस गुण के कारण निर्धारित होता है? कि उसका कैसे पता चलेगा कि इस ग्रह का रंग कैसा है? नीला है, पीला है, हरा है, लाल है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया कर रहा है कि इसके जो है पृष्ठ का तापमान, टेम्परेचर से बता सकते हो कि उस ग्रह का रंग कैसा है। नीला है कि लाल है, पीला है, कैसा है? बात करें दोस्तों यहाँ पर आप सभी से कभी कभी पूछ लेता है कि जो है तारों का कलर जानने के लिए दोस्तों किस प्रकार जानते हैं तारों का कलर कैसा है?
दोस्तों उसके पृष्ठ के तापमान से जो हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो है कलर कौन सा है। तो जैसे बात करता है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह दोस्तों ये किस रंग का होता है, मंगल ग्रह हमारा किस रंग का होता है, लाल ग्रह, लाल रंग से नाम से जानते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, जो है लाल रंग का होता है, किस रंग का, टेम्परेचर के कारण इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया सूर्य से इसकी औसत दूरी, सूर्य से इसकी औसत दूरी के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रंग कैसा है, बिल्कुल नहीं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर करा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कह सकते हो आप 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर जो है इसके बीच की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या 14.96 करोड़ किलोमीटर इसकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहा है कि नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा नई पहल की गई विमुद्रीकरण जो है भारत सरकार द्वारा नई पहल की गई। दोस्तों नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा चलाई गई नई पहल थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहा है निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में देकर जैमिनी राय, या तैयब मेहता, या सतीश गुजराल, या हबीब तनवीर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, हबीब तनवीर जो है अपनी चित्रकारी विशेषज्ञता के लिए नहीं जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। यहाँ पर 24 जनवरी ऑप्शन में दे दोस्तों, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, स्थापना दिवस कब मनाते हैं, ये दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। दोस्तों इस दिन जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों जनवरी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हम दिनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 4 जैसे बात करता है 4 जनवरी, 4 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, कौन सा, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों 9 जनवरी की बात करते हैं, 9 जनवरी को दोस्तों 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, भारतीय दिवस मनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 15 जनवरी की, 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाते हैं, कौन सा, स्टार्टअप डे मनाते हैं 16 जनवरी को। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं, कौन सा, पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है। और दोस्तों 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, मतदाता दिवस को मनाते हैं दोस्तों, ये हमारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों 30 जनवरी, 30 जनवरी को जो है गांधी जी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी के बारे में आप सबको बता दिया। 2 फरवरी की बात करते दोस्तों, 2 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कौन सा, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर दोस्तों, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर जो है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात करें तो 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 13 फरवरी को और जो है हमारा कौन सा, विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, कौन सा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते दोस्तों हम 13 फरवरी हो गया, उसके बात करते हैं हम 28 जनवरी, 28 फरवरी को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम कब मनाते हैं, ये हम 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, किसने, रमन प्रभाव की खोज सर सीवी रमन के द्वारा की गई थी। बात करते दोस्तों यहाँ पर विश्व जल दिवस की बात मैं आप सभी को बताया, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 20 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, 20 मार्च को जो है 20 मार्च को हम गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, किस नाम से, गौरैया
दिवस या खुशहाली दिवस के रूप में मनाते हैं। किसने? गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस दोनों हम कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को हमने राष्ट्रीय जल दिवस के बारे में आप सभी को बताया। और 22 का आंकड़ा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम 22 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये हम 22 और मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये दोस्तों हम 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अप्रैल और मई के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हैं। और बात कर लेता है दोस्तों कि 7 अप्रैल को, ये हमारा जो है 7 अप्रैल तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 7 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? WHO को जो है इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ये हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो दोस्तों इस दिन जो है 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई? दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है कहाँ स्थापित की गई? ये हमारी लखनऊ में स्थापित की गई। दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1866 ईस्वी में। कब हुई थी? इसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हमारी 1866 ईस्वी में हुई थी। बात कर दोस्तों भारत का जो है पहला हाईकोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी 1862 ईस्वी में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी। किसकी? कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? ये हमारी 1862 ईस्वी में कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। बात करते उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया कर गोरखपुर दिया। तो दोस्तों गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे, जहाँ पर बारिश अधिक होती है, सबसे अधिकतम वर्षा वाला स्थान, अधिकतम वर्षा वाला स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? गोरखपुर है। कौन सा है? गोरखपुर है। दोस्तों आगरे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। क्या? चमड़ा उद्योग। कौन सा? चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है? ये हमारा आगरे का फेमस उद्योग कौन सा है? चमड़ा। और आगरे का जो है खाने में पेठा, कौन सा? पेठा जो आगरे का बहुत ही मशहूर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा करा है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, कुश्ती में जो है साक्षी मलिक जी ने जो है कौन सा कांस्य पदक जीता था। दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत तोलन क्या दिया है? हमारा ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में दिया करा भारत तोलन। तो दोस्तों भारत तोलन से कौन संबंधित है? दोस्तों मीराबाई चानू। कौन? 2020 के ओलंपिक में मीराबाई चानू ने 2020 के ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। टोक्यो जापान में टोक्यो ओलंपिक में हुआ था 2020 में। जो है मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग भारत तोलन में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। कौन सा? सिल्वर मेडल हासिल किया था। बात करते दोस्तों यहाँ मुक्केबाजी की। दोस्तों मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहन, कौन सी? लवलीना बोरगोहन। तो दोस्तों लवलीना बोरगोहन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जो है लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी में दिलाया। मुक्केबाजी से कौन संबंधित है? लवलीना बोरगोहन। भारत तोलन से 2020 में जो है वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल दिलाया। 2020 के ओलंपिक ने भारत ने कितने मेडल जीते थे? दोस्तों भारत में जो है 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। कितने? 4 ब्रोंज जीते थे। दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता? तो हमारे जो है गोल्ड मेडल हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में जीता। नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सा मेडल जीता था? ये हमारा गोल्ड मेडल 7 अगस्त को जीता था। किस दिन? 7 अगस्त को जीता था। 7 अगस्त को। दोस्तों इस दिन जो है राष्ट्रीय जो है
भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसी महीने में 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, किसकी? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड कुश्ती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? किसके कारण? किसके बेहतर संरक्षण के कारण? दोस्तों डॉल्फिन के कारण। दोस्तों डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय मछली की बात करते कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है? हमारी डॉल्फिन मछली है। गंगा नदी की, कहाँ की है? गंगा नदी की कौन सी फेमस मछली है? गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है ये हमारे भारत की राष्ट्रीय मछली है। यहाँ पर दोस्तों हम दिया है हाथी, ऑप्शन में दिया है, फोर्थ में दिया है हाथी। तो दोस्तों हाथी जो है ये हमारा भारत का विरासत पशु, भारत का विरासत पशु कौन है? भारत का विरासत पशु कौन सा? विरासत पशु, भारत का विरासत पशु कौन है? तो भारत का विरासत पशु हमारा क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी है। बात करते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु। दोस्तों इनमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसीलिए दोनों प्रश्न एक साथ बता रहे हैं। अगर पूछ लेता है विरासत पशु तो ये हमारा हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु तो सभी को पता है कि राष्ट्रीय पशु क्या होता है। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ है। देखा कि जहाँ विरासत पशु तक पूछा, देखा उन्होंने पशु लगा दिया तुरंत, बाघ उड़ा दिया। हाथी ऑप्शन में नहीं देखा, कहने लगे यही सही, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। बात करते हैं विरासत पशु तो हमारा हाथी हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु तो हमारा बाघ हो जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों 1973 में जो है बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। दोस्तों हाथियों के संरक्षण के लिए उन्होंने जो है 1992 ईस्वी में जो हाथी के संरक्षण के लिए उन्होंने 1992 ईस्वी में जो है ऐसा ही आयोजन किया था कि हाथियों का संरक्षण किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया हुआ है? कौन सा? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। बात करते दोस्तों यहाँ पर दिया सुमित्रानंदन पंत। कौन सा दिया? सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? पल्लव है। कौन सी? पल्लव है। वीणा है। कौन सी? पल्लव, वीणा, लोकायतन है, चिदम्बरा है, चिदम्बरा है, और युगांतर है। ये सब किसकी रचना है? ये दोस्तों हमारे जो है सुमित्रानंद पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है 1920 ईस्वी से किया था। यहाँ पर बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? विचार प्रवाह। कौन सी? विचार प्रवाह, कुटज। कौन सी? विचार प्रवाह, कुटज है। विचार प्रवाह हो गया, कुटज है। और हमारा क्या? अशोक के फूल है। अशोक के फूल, ये किसकी रचना है? ये प्रमुख जो है किसकी रचना है? ये हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बात करते दोस्तों मैथिली षड़गुप्त। किसकी? मैथिली षड़गुप्त की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैथिली षड़गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? साकेत है। कौन सी? साकेत है। यशोधरा है। कौन सी? यशोधरा है। कौन सी है? यशोधरा है। साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है। कौन सी है? पंचवटी है। ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ये दोस्तों हमारी मैथिली षड़गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसके द्वारा लिखा गया? हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। कि एक राज्य में जो है शासन सत्ता जो है, अगर उसका राजा अच्छा ना हो, समझदार ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो उस शासन में जो है एकदम कुरीतियाँ ही छाई रहती हैं। उस राज्य के लोग ठीक सही रूप से रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जब राजा के साथ हाथ में शासन होगा, जो राजा भी अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा?
प्रजा कैसे अच्छी से रह पाएगी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कवित्री लल्ल दत्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीर। कहाँ से दोस्तों ये थी, कश्मीर से दोस्तों थी। हमारा देखो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में हमारा कवित्री हमारा एकदम गलत लिखा हुआ है। ये हमारा एक हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कवित्री हमारे एग्जाम में सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है कि हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम में कवित्री तो आना संभव, 90% जो है आना संभव है। अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। देखो हमारे एग्जाम में भी गलत लिखा हुआ है। दोस्तों कवित्री कैसे लिखा जाएगा, दोस्तों कवित्री हमारा है इस तरह से लिखा जाएगा। किस तरह से, इस तरह से हमारा कवित्री लिखा जाएगा। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जाएगा काकरा पार सिंचाई परियोजना। कौन सी, काकरा पार सिंचाई योजना है दोस्तों किस नदी पर है। दोस्तों ये हमारी ताप्ती नदी पर काकरा पार सिंचाई योजना स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हमारी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये हमारी ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है समापन किस लड़ाई में हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिंगपट्टनम की लड़ाई, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई। दोस्तों ये जो हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था, इसमें सेरिंगपट्टनम की लड़ाई जो हुई थी, ये हमारी लड़ाई हुई थी, ये हमारी थी 1792 ईस्वी में। कब हुई थी, 1792 ईस्वी में सेरिंगपट्टनम की जो है लड़ाई कब हुई थी, 1792 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में ये जो है हुई थी। किसकी, अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में 1492 ईस्वी में जो है सेरिंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी। बात करते दोस्तों यहाँ पर वांडीवास का युद्ध दिया है, तो वांडीवास का युद्ध जो ये कब हुआ था दोस्तों, ये हमारा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसका, वांडीवास का जो है युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये हमारा 1760 ईस्वी में। किसके बीच में, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। किसके, अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में, अंग्रेज़ों और वर्सेस फ्रांसीसियों के मध्य में जो है, फ्रांसीसियों के मध्य में, फ्रांसीसियों के मध्य में जो है ये वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1707 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 1700 के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। दोस्तों 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में जो हमारा कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध था, इसमें जो है बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों, ये हमारा क्लायू था। कौन सा था, क्लायू था। और बात कर लेते प्लासी का, तो 1757 और 1760 में वांडीवास का युद्ध हो गया। फिर बात करते हैं 1764 में, कौन सा, 1764 ईस्वी में जो है कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, 1764 ईस्वी में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, किसका, बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो है इसका वो EIC की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था ये लड़ने वाला, ये था हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो जो है ये मुगलों से EIC की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो था। और उसके बाद में दोस्तों हमारा वही 1765 ईस्वी में हमारा इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1765 ईस्वी में। ये संधि किसने करवाई थी दोस्तों, ये संधि किसने करवाई थी, ये हमारी क्लाइव ने करवाई थी। किसने करवाई थी, क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइव ने करवाई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो गया हमारा क्या हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया, वांडीवास, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। यहाँ पर कितने 6-7 क्वेश्चन आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आप सभी को प्रश्न बताए गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर रहेगा 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्पाद को GST के लिए दायरे से बाहर रखा गया है। तो GST के बाहर किसको रखा गया है, वातानुकूलित एवं प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर को, या मानव उपभोग हेतु मदिरा अल्कोहल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानव उपभोग हेतु मदिरा अल्कोहल को GST से बाहर रखा गया था 2020 की स्थिति के अनुसार। बात करते हैं दोस्तों GST की। GST का फुल फॉर्म पहली बात क्या होता है, GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है,
सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स ये किसका फुल फॉर्म होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये हमारा जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी दोस्तों ये भारत में आई कब दोस्तों? ये लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को जो कहाँ से लागू हुई? ये हमारी असम में सबसे पहले लागू हुई। कहाँ लागू हुई? असम में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुई थी। कभी भी पूछ लेता है कि जीएसटी जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लगाई गई, तो ये हमारा असम में लगाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी जो है, जीएसटी किस सूची का विषय है? तो जीएसटी दोस्तों से समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? जीएसटी जो है समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी के बारे में आप सभी को बता चुकी। और जीएसटी 246 में जो है 246 में जो है जीएसटी का जो है उल्लेख किया गया, आर्टिकल 246 में जीएसटी का उल्लेख किया गया है। और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख हमारा आर्टिकल 279A में किया गया है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 279A में जो है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा? ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ईस्टर फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है, इनके जो है जन्मदिन जो है इनका जो है जीवित कब उठेंगे, जीवित उठने की विश्वास में जो है ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं क्रिसमस डे। दोस्तों क्रिसमस डे जो है इस दिन जो है ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर, ईसा मसीह क्या है? ईसा मसीह जी के जन्म दिवस पर जो कौन सा दिवस मनाते हैं? ये हमारा क्रिसमस डे कब मनाते हैं? ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाते हैं हम। कौन सा दिवस मनाते हैं? ये हमारा मनाते हैं क्रिसमस डे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर भारत सरकार ने जो है को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था दोस्तों 2020 से 25 तक। भारत सरकार ने 2020 से 25 को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें तो आप सभी को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा करंट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है करंट के मिल रहे हैं और हिस्ट्री के मिल रहे हैं, करंट और हिस्ट्री के मिल रहे हैं और करंट और हिस्ट्री के मिल रहे हैं। और इसमें जो है आप सभी को हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आप सभी को हिस्ट्री के मिले, करंट के तो आप सभी को बहुत ही मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं मिली। अब 20 क्वेश्चन हो गया, लास्ट में आप सभी को बताते हैं कि इसका एनालिसिस देखो। यहाँ पर देखो ये भी हमारा हिस्ट्री का प्रश्न आया, कह रहा है कि 1758 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मत की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? धर्मत का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये हमारा नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, नर्मदा नदी के तट पर जो है औरंगजेब और जसवंत के सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। किसका? चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। ये कौन थे दोस्तों? ये हमारे थे बिल्हड़। कौन थे? बिल्हड़ थे। जो विक्रमांक देव चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्हड़ जी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर दिया ऑप्शन में कल्हड़। दोस्तों कल्हड़ जो है इनके द्वारा क्या लिखा गया है? इनके द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखी। कौन सी? राज तरंगिणी पुस्तक जो है राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये हमारी राज तरंगिणी पुस्तक हमारी किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी कल्हड़ जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हड़ जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो जम्मू कश्मीर का इतिहास है, किसका? जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है किसमें है? कल्हड़ की जो है राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न अगर यहाँ पर दिया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगस्त बजट 2021 के अनुसार 20-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के निम्नलिखित में से कौन सा जो है बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों ये हमारी 35,600 करोड़ रुपए पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए की गई थी। वित्तीय वर्ष के लिए इसे जो है प्रस्तावित की गई थी।
इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित जो है ये हमारा बजट का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ जो है, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सी छाऊ नृत्य शैली नहीं है? कौन सी जो है शैली नहीं है? ये हमारी इसका राइट आंसर कच्छ छाऊ शैली जो है ये इससे नृत्य से संबंधित शैली नहीं है। मयूरभंज ये भी है, सैरे केला ये भी है, पुलिया छाऊ ये भी है। राइट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर पंगलहाबाल सूल जो है पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा कहाँ बनता है? ये हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। असम की बात करें दोस्तों, असम में क्या मनाया जाता है? बिहू है। फसल कटाई के मौसम में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों, नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है, कौन सा है? या इसको आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, त्रिपुरा का खारसी महोत्सव, कौन सा? खारसी। ये भी हमारा एग्जाम में पूछा गया है कि खारसी महोत्सव त्रिपुरा का कौन सा? त्रिपुरा का खारसी महोत्सव, कौन सा? खारसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा पेन जो है अंकीय एक द्वितीय अंक अक्षरी होता है, कौन सा? पेन जो है कितने द्वितीय अंक अक्षरी अंक अक्षर की अंक संख्या होती है? निम्नलिखित आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक होते हैं। आधार कार्ड में दोस्तों ये हमारे 12 अंक होते हैं। और जो हमारा ये होता है जिसे हम चेकबुक कहते हैं, ये इसमें दोस्तों 6 नंबर का जो है इस पर 6 अंक बने होते हैं इस पर चेकबुक पर। पैन कार्ड की बात करते हैं दोस्तों, पैन कार्ड पर 10 होते हैं और उस पर आधार कार्ड पर 12 अंक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों में हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर सूचित करना होगा कि वह सदन में कार्य करना चाहता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर 10 दिनों के अंतर्गत उसे सूचित करना होगा कि वह जो है उस संसद में कार्य करना चाहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, कौन सा? पंजाब हिमालय जो है किस नदी के बीच में स्थित है? पंजाब हिमालय हमारा सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा है? पंजाब हिमालय है। किसके? सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हमारा? पंजाब हिमालय है। बात करते हैं दोस्तों सतलज और काली के बीच में हमारा कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। ये हमारा किसके मध्य में स्थित है दोस्तों? सतलज और काली। का से हो गया काली नदी और का से हो गया कुमायूं। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों काली एवं तीस्ता के मध्य में स्थित कौन स्थित है? काली एवं तीस्ता के बीच में हमारा नेपाल हिमालय स्थित है। कौन सा? नेपाल हिमालय। किसके बीच में? नेपाल हिमालय ये किसके बीच में स्थित है? नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के मध्य में कौन सा स्थित है? नेपाल हिमालय। बचा हमारा कौन सा है? तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तीस्ता और दिहांग ये हमारा असम हिमालय के नाम से इसे हम जानते हैं। असम हिमालय के मध्य स्थित है। दोस्तों आप सभी को बताया का से काली, का से कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा हो गया? कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय दोस्तों पंजाब की जो है सतलज नदी पंजाब से होकर बहती है, तो इसका मतलब है सिंधु और सतलज कहाँ से? पंजाब हिमालय में आ गई। और बताया आपको काली और तीस्ता ये कहाँ निकलती हैं? काली और तीस्ता ये नेपाल हिमालय में। किसमें? नेपाल हिमालय में। और दिहांग नदी हमारी असम में जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दिहांग कहाँ की? असम की। तो ये हो गया हमारा असम हिमालय। का से काली, का से कुमायूं हिमालय। सिंधु और सतलज की क्या हो गई हमारी? ये हो गया सिंधु और सतलज का हिमालय कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय हो गया। और तीस्ता और दिहांग असम हिमालय हो गया। और काली और तीस्ता क्या हो गया हमारा? नेपाल हिमालय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड दोस्तों। सेकंड हो जाएगा सिंधु और सतलज हिमालय के नाम से हम जानते हैं। सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो है ये पंजाब हिमालय के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर भारत के महान्यायवादी जो है, 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 भारत के महान्यायवादी जो है,
किस रूप में नियुक्त होने की आवश्यकता होती है। कह रहा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। कह रहा राज्यों के विधान परिषद के अध्यक्ष के या विधानसभा का सदस्य या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की इतनी योग्यता रखता हो वो जो है भारत का महान्यायवादी बनेगा। दोस्तों भारत के महान्यायवादी की बात करें दोस्तों, ये आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी होगा। कौन सा होगा? भारत का महान्यायवादी होगा। क्या होगा? महान्यायवादी जो है किसमें होगा? आर्टिकल हमारा 76 में लिखा है भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? ये हमारा होता है महान्यायवादी जो है होता है। ये दोनों तो सभाओं में भाग तो ले सकता है लेकिन ये वोटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह जो है इसका जो है इसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों हमारे जो है पड़ोस की राजधानियाँ तो हमको याद ही होनी चाहिए। दोस्तों इसका राइट यहाँ पर अगर म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीटा है। क्या है? नापीटा है, या कहीं कहीं नापीता आप सभी को देखने को मिलेगा। बात करते दोस्तों ब्रुनई की राजधानी क्या है? दोस्तों ब्रुनई की राजधानी और बंदर सेरी है। कौन सा है? बंदर। कौन सी है? ब्रुनई की राजधानी हमारी क्या है? बंदर सेरी जो है ब्रुनई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी है। कौन सी है? ब्रुनई की राजधानी हमारी बंदर सेरी है। यहाँ पर हमारे देखा कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? दोस्तों कंबोडिया की राजधानी हमारी नोम पे है। कहाँ है? नोम पे है जो है कंबोडिया की राजधानी है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता है। दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश और उनकी राजधानियाँ जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, हो गया हमारा बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब जो है इनकी राजधानियाँ हमको राजधानियाँ और इनकी मुद्राएं भी हम सभी को याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर एक स्थलीय परिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितनी ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? दोस्तों जो है एक स्थलीय परिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कितना? 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों खाद्य ऊर्जा में जो प्रकाश का जो है प्रकाश जल के द्वारा जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात आई तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और O2 गैस छोड़ते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया ना हो तब पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, या पौधे जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? दोस्तों बात करते हैं पेड़ पौधे जो है श्वसन के दौरान जो है पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? दोस्तों ये भी है O2 गैस ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है पौधे जो है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ये भी O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जब भोजन बनाते हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दोस्तों दोनों पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और आप सभी को यहाँ पर एक जो है पौधों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? दोस्तों ये क्लोरोफिल नामक जो है पदार्थ पाया जाता है जिस कारण पौधों का रंग कैसा होता है? पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया शूद्रक मृच्छकटिकम, या कल्हड़ रामचरितम, या हर्षचरित बाणभट्ट, या फिरदौसी शाहनामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़ जो है इनके द्वारा कल्हड़ की जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। क्या है? राज तरंगिणी जो है किसकी पुस्तक? राज तरंगिणी जो हमारी किसकी है? राज तरंगिणी जो है कल्हड़ जी की पुस्तक है। किसकी है? कल्हड़ जी की। शूद्रक की मृच्छकटिकम है, शूद्रक जी की मृच्छकटिकम है। हर्षचरित इनकी बाणभट्ट है।
बाणभट्ट के द्वारा जो है कौन सी हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार गोवा में राज्यसभा हेतु सीट आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सेकंड, तो 1 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर रहा है कि जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार परंपरा पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगले प्रश्न की ओर। कल ओलंपिक का जो है प्रतीक जो पूरे विश्व के छल्लों के रूप में जानते हैं, करोड़ों लोगों ने ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत हैं और यहाँ पर ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत हैं, इनमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग शामिल नहीं होता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग शामिल नहीं होता। काला भी होता है और हरा भी होता है और लाल भी होता है। दोस्तों इसमें जो है 5 प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। कितने? 5 छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों। ये 5 छल्ले पाए जाते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? कौन सा जो है कंकालीय मानव संरचना से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जांघ की हड्डी। कौन सी है? जांघ की हड्डी जो है कंकालीय संरचना से संबंधित है। यहाँ पर दिया करा है कि जांघ की हड्डी, इसे जो फीमर जो है फीमर के नाम से जानते हैं जांघ की हड्डी। ये जो है फीमर की हड्डी, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जांघ की हड्डी। और सबसे छोटी पूछ लेता है ये हमारी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज जो है ये हमारी कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ पर बात करते हैं स्प्लीन। स्प्लीन ये हमारा प्लीहा दिया है, इसे हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछता है तो कहाँ होता है? ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में कहलाता है। और बात कर लेता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। किस मुगल बादशाह ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? दोस्तों ये औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब ने जो है मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। ये किसके किसके उस वजह से अधीन किया था अपने? दोस्तों यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के जो है शिवाजी जो थे हमारे, शिवाजी के नाम पर जो है यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा में जो शिवाजी इनका साथ दिया था औरंगजेब का। फिर जो है गोलकुंडा पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और शिवाजी यहाँ पर बीजापुर में जो है अपना गोलकुंडा में अपना उसने शासन स्थापित कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 के तहत अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसे बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रिपन। बात करते हैं दोस्तों जनगणना, तो यहाँ पर मेयो के कार्यकाल की बात करें दोस्तों 1872 ईस्वी में जो है भारत में पहली जनगणना कब हुई? ये हमारे 1872 ईस्वी में हुई। दोस्तों 10 की आधार पर पहली जनगणना कब हुई? तो ये हमारी रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं वगैरह भारत रत्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में एक है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया करा है सर सीवी रमन जो है इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार करा कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन है? सर सीवी रमन थे। और सर सीवी रमन थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये हमारे कौन थे? भारत रत्न के पहले इन्होंने 3 लोगों ने भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्राप्त किया था। 1954 ईस्वी से भारत रत्न पुरस्कार देने शुरू हो गए थे। प्रथम विदेशी महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया था हमारी कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिन्हें जो है जो पहली विदेशी महिला थी जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार पाया था। अगला प्रश्न अगर कोरोमंडल का मैदान भारत की सीमा में अवस्थित है। कोरोमंडल जो है ये किस सीमा में अवस्थित है? ये हमारा दक्षिणी कोरोमंडल का जो है मैदान भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कोरोमंडल कहाँ स्थित है? ये भारत के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा तमिलनाडु की ओर स्थित है। कोरोमंडल तमिलनाडु है। यहाँ पर इसे किसके नाम से जानते हैं हम? कोरोमंडल के नाम से
जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर करा, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दोस्तों ये संविधान संशोधन हमारा था, कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों इस समय जो है राजीव गांधी जी जो है, इस समय राजीव गांधी जी जो है प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पीएम कौन थे इस समय? राजीव गांधी थे। 1888 में जो है ये कर दी गई। और इसे लागू कब किया गया? दोस्तों ये अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? ये 1988 का था। बट इसे लागू कब किया गया? इसे लागू हमारा कब किया गया था दोस्तों? इसे जो है 1989 में लागू कर दिया गया था कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। ये हमारा कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। और एक बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। किसको? शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता है कि 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 2019 में हुआ था। इसमें जो है एंग्लो इंडियन का कार्यकाल जो है, एंग्लो इंडियन की सीटों का क्या कर दिया इन्होंने, इनमें समाप्त कर दिया गया। किसमें? इनका समापन कर दिया गया है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। बात करें दोस्तों यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, इसमें जो है EWS को, किसको? EWS को मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए दोस्तों 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन से की? हमारा 103वां संविधान संशोधन, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा इसमें 10% आरक्षण दे दिया गया। बात करते हैं दोस्तों पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हमारा 1951 में हुआ था। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हमारा कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। 1951 में तो इसमें दोस्तों पहली जो है इससे भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है संविधान संशोधन थे। और भी हैं, समय हो रहा है, घड़ी कर रही है इशारा कि चलने का समय हो गया है। कल पे यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ई कोलाई जो है ये एक जल जनित रोग है। कैसा है? जल जनित रोग होता है। डेंगू है दोस्तों, डेंगू किस कारण होता है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये हमारा डेंगू रोग किस कारण होता है? मच्छर के काटने से रोग होता है। दोस्तों डेंगू की वाहक जो है कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफिलीज जो है मच्छर जो डेंगू का वाहक होता है। करें अगला प्रश्न, अगर कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 खिलाड़ी जो है होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी कबड्डी की टीम में होते हैं। क्रिकेट की बात करें दोस्तों, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी में हमारे कितने होते हैं? हॉकी में 11 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी ही है। कौन सा है? हॉकी ही है। हॉकी का जादूगर किसे जानते हैं? हॉकी का जादूगर किसे जानते हैं? हॉकी का जादूगर दोस्तों ये हमारे मेजर ध्यानचंद जी। कौन? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। जादूगर के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। इन्हीं के जन्मदिवस पर हम 29 अगस्त को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं।
दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान कहाँ से संबंधित? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? इसमें जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए कितने मंडलों की घोषणा की है? 7 या 6 या 5 या 8? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 जो है। संस्कृति मंत्रालय ने 7 मंडलों को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए घोषणा की है। 7 पुरातत्व मंडल रहेंगे। ये 2020 का करंट का क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92वां अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अवार्ड पहली अंग्रेजी फिल्म फीचर किसे दिया गया? तो दोस्तों ये हमारी कौन थी? पैरासाइट को दिया गया था। किसको दिया था? पैरासाइट को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय का है? कौन जो है जैन धर्म का संप्रदाय संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया कर रहा है कि हीनयान या महायान या जो है दिगंबर या लिंगायत या वज्रयान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर जो है ये हमारे जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक था हमारा दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं। दोस्तों ये वस्त्रों को नहीं पहनते थे, ये वस्त्रों को नहीं पहनते थे, वस्त्रों को नहीं पहनते थे, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र मतलब नग्न रहते थे, क्या कहलाते? दिगंबर कहलाते हैं। और ये थे इनके श्वेतांबर। कौन से? श्वेतांबर। श्वेतांबर दोस्तों श्वेतांबर थे, सफेद वस्त्रों को धारण करते थे। कौन थे हमारे? श्वेतांबर थे। और बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति में जो हुई थी कुंडल वन कश्मीर में बात हुई थी। कौन सी? बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में। कहाँ थी? कुंडल वन कश्मीर। इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। कौन? एक था हीनयान था, एक था महायान। कौन था? एक था महायान। दोस्तों ये हमारा बौद्ध धर्म जो कुंडल वन कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें जो है ये 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। अगला प्रश्न, अगर अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। बात करते हैं दोस्तों एक ट्रिक है जिसमें जो आप सब पता लगा सकते हैं कि जो है कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये हमारी ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। ता से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, बी एच से हो गया बी से हो गया बिहार, मा से हो गया महाराष्ट्र, झा से हो गया झारखंड। 1 2 3 और महाराष्ट्र 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया और कर्नाटक क्या हो गया? 6 हो गया। सॉरी झारखंड नहीं होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। झारखंड ही होगा, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएंगे। 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था हमारा इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। क्या कहाँ का था? मोरक्को का था इब्न बतूता। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास और आप सभी को कैसी लगी और इस क्लास में आप सभी को क्या देखा? इस क्लास से हमें ये पता चलता है कि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लगभग आप सभी को इसमें से 50 में से 25 क्वेश्चन इस क्लास में 50 को में से 25 क्वेश्चन हमारे करंट के थे। उसमें से लगभग आप सभी इसमें जो है 8 से 10 क्वेश्चन आप सभी को हिस्ट्री से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? हिस्ट्री से जो है 8 से 10 आप सभी को क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को युद्ध है इब्न बतूता देखो ये भी हिस्ट्री का है। बहुत सारे जो है आप सभी को प्रश्न हिस्ट्री से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है करंट और अपनी हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो। करंट और हिस्ट्री, करंट से तो आप सभी को 20 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। और दोस्तों ये क्लास आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का फिर कम हो गया है क्राइटेरिया, ये हो गया हमारा 500। बट जो है हमारा जल्द से जल्द 1000 से प्लस बनाइए और 3000 से 4000 घंटा जो है प्लस वॉचिंग टाइम करवाइए।
ये सब आप सभी की जिम्मेदारी है और हम कंटेंट आप सभी को ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।